करें स्टार्ट? बताओ बच्चा पार्टी, करें स्टार्ट? यस सर। आज कुणाल कुणाल आ गया? यस सर। कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी ग्रुप में? सर 9। आज कम लोग क्यों हो गए भाई, इतने कम लोग क्यों आए हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा जैसे अच्छा मोलर नॉर्मलिटी और मोलरिटी में कोई ऐसा रिलेशन है जो तुम्हें पता हो? कोई रिलेशन हो नॉर्मलिटी मोलरिटी में, कोई बता सकता है? नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ये पढ़ा है? यस सर। यस सर। पढ़ा हुआ आपने, है ना? अच्छा एक डाइल्यूशन लॉ भी पढ़ा हुआ, M1V1 इक्वल टू M2V2 मिली मोल्स। यस सर। यस सर। जैसे एक क्वेश्चन ले लें हम ना, समझना है यहाँ पे। 200 ml 0.1 मोलर HCl ले लिया एंड 300 ml 0.1 मोलर H2SO4 ले लिया। हमने इनको आपस में मिक्स कर दिया, है ना? मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हम इनकी नॉर्मलिटी पूछ रहे हैं, फाइनल नॉर्मलिटी। ये निकालें, हाँ है ना? तो देखो इसमें बताना तो मैं नॉर्मलिटी क्या होगी, फाइनल नॉर्मलिटी क्या होगी, बताओ भाई कैसे निकालो? कोई बता पाएगा कैसे निकालोगे? पढ़ा हुआ ना? नॉर्मलिटी आपको मोलरिटी अच्छा मोलरिटी दी गई है, नॉर्मलिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी निकालने की क्या करोगे आप? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर 0.1 इंटू 1, नॉर्मलिटी तो उसकी वही रहेगी HCl की, है ना? आप यदि नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 निकालोगे तो कितनी आएगी बताओ? 0.1 इंटू एन फैक्टर कितना होता है H2SO4 का? 2। कितना है? 0.2। अब आपको पता है क्या होता है बताओ? N1 B1 प्लस N2 B2 डिवाइड बाई B1 प्लस B2। तो बताओ कैसे आएगा, बताओ यहाँ पे? 0.1 बोलो इंटू 200 प्लस 0.2 इंटू 300 डिवाइड बाई B1 प्लस B2 कैसे निकालोगे बोलो? 200 प्लस 300 निकाल लोगे? बोलो। यस सर। यस। तो इसी तरीके से निकालोगे। जैसे क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, एक क्वेश्चन आप लोग और करो। 300 ml 0.1 मोलर HCl ले लिया प्लस 700 ml 0.2 मोलर H2SO4 ले लिया। बताओ फाइनल नॉर्मलिटी। बोलो कैसे करोगे? 0.31। अब वो तुम देख लो, मैं तुम्हें सर 0.31। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे आंसर तो नहीं पता, लेकिन जब सभी का आ रहा है तो सही होगा सभी का, है ना?
सभी का आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे तो सिंपल है, कितना आएगा बताओ? N1 भी यहाँ पे निकालने क्या पॉइंट, नॉर्मलिटी इसकी क्या होगी? 0.1 ही होगी। इसकी कितनी हो जाएगी नॉर्मलिटी? 0.4। अब आपको पता है क्या होता है? N1 B1 प्लस N2 B2 डिवाइड बाई B1 प्लस, तो कितना हो जाएगा बताओ? 0.1 इंटू 300 प्लस 0.4 इंटू 700 डिवाइड बाई B1 प्लस B2। अच्छा, यदि मान लो मैं यही क्वेश्चन, एक काम करूं, यही क्वेश्चन मैं सेम ले लूं, 300 ml हम यही ले लें, इसमें हम क्या ऐड कर दें? मान लो मैं इसमें ऐड कर दूं, मान लो 500 ml वाटर और ऐड कर दिया। अब बताओ नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? बोलो। कैसे निकालोगे? पॉइंट 2। कैसे निकालना? देखो इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना होता है। जब आपको इस तरीके क्वेश्चन आ जाए, आपको H2 ऐड करा दे, तो आप बस क्या करेंगे? N1 B1 प्लस N2 B2 वही सेम रहेगा, बस वॉल्यूम नीचे बढ़ जाएगा, B1 प्लस B2 और क्या आ जाएगा? इतना अंतर हो जाएगा। इसका और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सॉल्वेंट बढ़ा दिया, टोटल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, बोलो। अच्छा, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो 0.1 मोलर 100 ml सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है? इसमें से हमने 10 ml निकाल लिया। क्या निकाल लिया? इसमें से 10 ml निकाल लिया। मैं इसकी मोलरिटी पूछ रहा हूँ कितनी होगी बताओ? तो 1। ये होता मोलरिटी चेंज होगी? पॉइंट बनी रहेगी बेटा मोलरिटी जब भी। क्यों? सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा करो। ये बताओ, आपने यदि मान लो यहाँ पे 0.1 मोलर 100 ml में लिया था, यहाँ पे मीठा, अच्छा मान लो मैंने 1 चम्मच यहाँ से ले लिया पानी, इसमें शुगर सॉल्यूशन ले लिया, मान लो 1 चम्मच हमने ले लिया, ठीक है? तो क्या वो कम मीठा हो जाएगा? मोलरिटी तो सेम ही रहेगी। मोलरिटी तो सेम ही रहेगी कुणाल। यस सर। मोलरिटी तो सेम ही रहेगी ना उसकी, मोलरिटी चेंज होगी नहीं ना। और बच्चे क्या करने लगते हैं? मोलरिटी देखते हैं। तो इस तरीके क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हो ना जेईई एडवांस, तब वहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। ध्यान रखा करो कैसे बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट विल बी द, क्वेश्चन लिखो व्हाट विल बी द, कहाँ है?
क्या हो गया? देखो आपसे क्वेश्चन आया, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ solution having 18 gram 18 gram glucose dissolve in 500 gram of H2O। बताओ भाई क्या होगा? एक क्वेश्चन और करना इसी पे। द मोलैलिटी पॉइंट टू। of AH2SO4 acid solution in which the mole fraction of H2O is 0.85 H। निकालो, कैसे निकालो? ऊपर वाले में कितना है आंसर? 0.2। वेरी गुड। बताएं क्या हम? तो मोलैलिटी आपको पता कैसे निकलती है? तो आपको पता ही है, 18 इंटू 1000 डिवाइड बाई 180 इंटू 500, ऐसी आएगा। मास मोल्स निकाल लिए। बताओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। हम्म, कितना हो जाएगा बेटा? 9.8। 9.8। वेरी गुड, वेरी गुड। एनीबडी और कोई? डन सर। कितना आया? 9.8। वेरी गुड। मुझे बताना है क्या? एक बस कॉन्सेप्ट देख लो यहाँ पे, बस आपको, क्योंकि आपको पता होगा एक्स ऑफ जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो कैसे निकलेगा, 1 माइनस मोल्स ऑफ, कोई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन निकाल लो। तो यहाँ से आपको पता चल जाए मोल फ्रैक्शन कितने आएंगे, 0.85। कितना आ गया बोलो? 0.15। ऐसे किया होगा ना? अब मोलैलिटी आ जाएगी, आ जाएगी ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आंसर 9.8 है। 9.8। गर्वित, हेलो बेटा गर्वित, नहीं सुन रहा? यस सर। ये बोल रहा था मैं, अब नेक्स्ट टर्न से अपन क्या स्टार्ट करें? थर्मोडायनेमिक्स। ओके सर। अभी कौन कौन बच्चे? बस तुम ही हो अकेले, और कोई बच्चा है नहीं, है ना? सर और भी हैं। हाँ तो भाई अनाउंस कर दो भाई, तो पढ़ा देते हैं थर्मोडायनेमिक्स। फिर मैं बार बार तो नहीं पढ़ाऊंगा ना। थर्मोडायनेमिक्स और स्टेट्स ऑफ मैटर 2 चैप्टर पढ़ने हैं ना? यस सर। ठीक है। क्या हो गया, इतना टेंशन में क्यों? नहीं सर, कुछ नहीं। पक्का? पक्का। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपको इस टाइप का क्वेश्चन, तो देखते हैं कौन कर पाता है। ऐसे आपसे पूछ लिया जाए, अमाउंट ऑफ NaOH required to make
100 ml of decimolar solution is, क्या आप लोगों को भी पढ़ना है क्या थर्मोडायनेमिक्स? क्यों कुणाल Yes, और sir. विजय? Sir. Yes, sir. मतलब सब रेडी है मतलब पढ़ने को, है? अच्छा, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। आज से ही करते हैं क्या? आज प्रैक्टिस करवा दें? आप बताओ भाई, इसका आंसर बताओ पहले तो। 40 gram. क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ? डेसीमोलर में पूछ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से। 0.4 gram. वेरी गुड बेटा। किसने आंसर बताया? Sir, 0.4 gram. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बताऊं क्या मैं? कर लोगे? देख लो। मोलरिटी क्या होती है बताओ? देसी मोलर पूछ रहा है ना, तो मोलरिटी तुम्हें पता है ना क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये मोल्स Yes. ऑफ मोल्स हो गए ना, मोल्स हो गए ना, डब्ल्यू अपॉन एम क्या हो गया? मोल्स हो गया ना। तो देसी मोलर 1/10 इक्वल टू कितना चाहिए बताओ? कितना है? एनएमएस 40 इंटू कितना हो जाएगा? कितने में बनाना है? 100 ml में डिवाइड बाई 1000, निकाल लो वेट कितना आएगा। बोलो कितना आएगा? Sir, आगे 0.4. अच्छा, एक मैं ट्रिक बताऊं यहाँ पे, आप ऐसे भी निकाल सकते। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन अमाउंट ऑफ एनएमएच रिक्वायर्ड पूछा जाए, या आपसे अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड पूछा जाए, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं मास वेट, एम एम बी अपॉन 1000। देखना इससे निकल रहा है क्या? एम क्या है? एक तो है मोलर मास, एक है आपका, देखना निकाल के देखना निकल रहा है क्या इससे? ये ट्रिक काम कर रही है यहाँ पे। एक होता है मोलर मास, एक होती है मोलरिटी, कितने वॉल्यूम में बनाना है, जैसे रखना है इसको वैल्यू सभी। आ रहा है क्या? बोलो। इतना करने की जरूरत नहीं थी, यहीं से आ जाए। देखो आ रहा है क्या इसमें तक से? कुणाल, Yes, sir. आ रहा है ना? Yes, sir, आ रहा है. तो ये ट्रिक याद रख लोगे? बोलो। वैसे ट्रिक क्या है एक्चुअली? यही है, देखा जाए तुमने यही किया डायरेक्ट। देख लो यही फॉर्मूला है। देखो वेट निकालोगे तो क्या होगा? एम एम बी अपॉन 1000 दिया है, करके देखो, यही लिखा हुआ है। बट लेकिन आपको आसानी पड़ेगी इस तरीके से आप करोगे डायरेक्ट। जैसे मान लो मैं आपसे पूछ लूँ अमाउंट ऑफ NaH लिया, ऐसे ही मैं लिख दूँ यहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, लिखना ऑक्जेलिक एसिड, इसी फॉर्मूले से बनाना है। ऑक्जेलिक एसिड टू मेक कितने में? 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन एज। बताओ भाई कितना आएगा? Zero point 0.9. ग्राम। 0.9 gram. 0.9 gram. यानी क्लियर ना? तो इससे डायरेक्ट आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आपको क्या एम एम बी, ये अपन प्रैक्टिकल में ज्यादा मेथड यूज करते हैं। जब आप प्रैक्टिकल लैब्स करते होगे तो वहाँ पे आपको पूछा 0.1 मोलर का बनाओ, 0.2 मोलर का बनाओ, 0.01 मोलर का बनाओ, है ना। जब आप आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा, सॉल्यूशन आप बनाओगे जब, तो आपको क्लियर होगा।
है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे, अच्छा सा। जैसे क्वेश्चन देते हैं हम आपको, आपको दे दिया 100 ml 0.1 मोलर H2SO4 दे दिया। आपको दूसरा दे दिया 300 ml 0.5 मोलर H2SO4 दे दिया। ध्यान से देखना। फिर हमने एक और ले लिया प्लस 100 ml 0.2 मोलर H2SO4 ले लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ मोलरिटी बताओ। बताओ भाई मोलरिटी कैसे निकालेंगे। D6. कितना आया बोलो। 0.6. 0.36. जैसे आया 9.25 के समथिंग। Yes, sir. Yeah. बताओ और क्वेश्चन करना है एक दो। यस सर, और एक और करा दूंगा। अच्छा चलो कर लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, 1 ग्राम TaCO3 ले लिया, इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 ml of HCl, the normality of acid will be। बताओ भाई।
0.5. क्या है 0.5? Yes, sir. एक मिनट चेक कर लेता हूँ इसको। क्या पूछा गया था इसमें? 1 ग्राम CaCO3 20 ml HCl में डिजॉल्व कर। तो देखो मिनी इक्विवेलेंट देख लो कैसे निकालोगे बताओ। बताओ मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? बोलो। क्या बनेगा ये? यही तो बनेगा। बोलो। Plus H2O. प्लस क्या बनेगा? H2O. हाँ ये बनेगा। Yes, sir. देख लो मिनी इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करो? 1/, कितना हो जाएगा बताओ? 1 ग्राम है। इसका मास कितना हुआ देखना CaCO3 का। 100. तुम क्या कर रहे हो? 1/100। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है? नॉर्मलिटी पूछ रहा है ना। तो इसका तो अपन नॉर्मलिटी बोलेंगे तो नॉर्मलिटी क्या है? 1/, अपन किससे करते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट से करते हैं ना। तो 1/50 हो जाएगा ना, इंटू 1000 इक्वल टू कितने ml HCl? 20 इंटू N1V1। देख लो नॉर्मलिटी कितनी आएगी। कितनी आएगी? 1 आ रही है। कुणाल क्लियर हुआ Yes, sir. सभी को? एक बार और बता दीजिए। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप नॉर्मलिटी पूछ रहे हो। नॉर्मलिटी क्या निकाल कैसे निकालते हो? मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालते हो ना। मोल क्या निकालते हो? मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ही तो निकालते हो। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो? बोलो। या आप ऐसे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो? चलो इसको छोड़ो, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो? सम मास अपॉन एन फैक्टर। तो वही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए हमें? इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या होगा बताओ? किससे करोगे? बोलो भाई। नॉर्मलिटी क्या होती आप है? बता दीजिए। नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो? ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे तो निकालते हो। आपका क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो? बोलो। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। यस सर। तो वही तो सेम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके सर। तो यहाँ पे जो मोलर मास था वो कितना था? 100 एन फैक्टर 2। सॉल्ट का क्या होता है? या तो सॉल्ट का जब हम मोलर जो एन फैक्टर निकालते हैं वो क्या करते हैं? हम टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज को ऐड कर लेते हैं। यस सर। तो वही तो कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन ml NY2 NaOH सॉल्यूशन ले लिया। इज डाइल्यूट टू 500 ml नॉर्मलिटी, है ना। अब बताना तुम्हें नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज। बताओ भाई कैसे निकालोगे?
ये तो आसान क्वेश्चन है। जीरो पॉइंट जीरो वन 0.01, वेरी गुड। एनीबडी? None, sir. यार 0.01 पता है ना कैसे निकाला? 10 इंटू 1/2 N1 V1 N2 V2 इक्वल टू N1 V1 इक्वल टू N2 V2 इंटू, बताओ क्या किया? ये नॉर्मलिटी निकालनी थी, निकाल लो यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। देखो व्हाट इज द, इस यहाँ पे क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द weight of anhydrous Na2CO3 required to prepare desi normal solution in 500 ml of solution। बताओ भाई कैसे किया? सर 2.6 ग्राम 2.65 है ना? सर अप्रोक्स। सही है। और कोई कर पाया? एनीबडी? नहीं बताऊं मैं? अस्मिता, अबूजर, तो जो एक नॉर्मल मिनट। हाँ तो करो भाई, आसान है वो तो, कुछ है ही नहीं उसमें। सर आप ही बता दीजिए। कैसे किया बताओ? अबूजर, सॉरी उसने कुणाल, वेट इनटू 1000, सर पहले इक्विवेलेंट निकाल लिए ये इस और तरीके से, इनटू वॉल्यूम ऑफ ml।
आप इस फॉर्मूले में रखेंगे आंसर आ जाएगा। वेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन इंटू ई इंटू Sir, 5.3. नहीं 2.65। अब बताओ कुणाल क्या आएगा इसके बाद, बोलो। ये सर ऐसे ही क्या, बस मेरे को वो याद नहीं था तो मैंने स्टेप वाइज कर लिया। पहले इक्विवेलेंट निकाल लिए तो वो कितना था है मोल equivalent? इंटू एन फैक्टर, कितना मोल इंटू है? एन फैक्टर। एन फैक्टर इसका 2 था और मोल इसके एन मान लिए तो 2n। और नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम, वहां से निकाल लिया। देसी नॉर्मल दिया गया ना, देख लो 0.1 इंटू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 53 इंटू 500 ml सॉल्यूशन डिवाइड बाई 10 इंटू 1000। देख लो करके कितना आएगा। एक्चुअली इसको 0.1 ना, जब हम 10 से डिवाइड करें तो 1/10 कर दिया हमने एक्चुअली। यहाँ पे 0.1 में है 1/10, तो हम देसी नॉर्मल को ये तो लिख सकते हैं ना 1/10। बोलो तो आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन। इसका इन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलरिटी सॉरी क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट आपका 53। 53 कितना होता है उसका, जो 106 होता है एटॉमिक वेट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और बताओ। सर आंसर क्या है? आंसर इसका 2.65 ग्राम। ओके सर। आगे बढ़े। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। स्टार्ट कर दें आज का थर्मोडायनेमिक्स, बताओ आपको क्या चाहते हो। यस सर। तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या, क्यों कुणाल, पढ़ा है सर। फिर प्रॉब्लम आ रही है, रिवीजन चालू सर है। बैच B01 ने नहीं पढ़ा था। अच्छा अच्छा। तो देखो पढ़ते हैं। देखो इसमें आप सिंपली थर्मोडायनेमिक्स में हीट का क्या करेंगे, हीट देखेंगे। हीट क्या हुआ, डायनामिक में मूवमेंट, हीट का मूवमेंट है, ठीक है। और आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स, देखो मैं जल्दी फास्ट पढ़ाऊंगा, क्विक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना। तो थर्मोडायनामिक्स हीट, हीट का मूवमेंट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम सिंपली अच्छा दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, आपने देखा हो, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे बोलेंगे, जहां पे हीट क्या होगी, रिलीज होगी, Release. एनर्जी विल रिलीज, उसे क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जहां पे क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो बताओ यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब जब एनर्जी ज्यादा, याद रखना यूनिवर्स में जब एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब जिस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा होगी वो कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है, Less मोर stable. लेस, ठीक है। जिसके पास पैसा, लाइक ऐसे मान लो पैसा, पैसा एनर्जी है, जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा घमंड, समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम लेस एनर्जी, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, मोर स्टेबल।
जैसे हम कुछ एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, जितनी भी कंबस्शन रिएक्शन, ऑल कंबक्शन रिएक्शन कैसी होती है बताओ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। X. CH4 प्लस 2O2 गिव्स क्या बनेगा? CO2 प्लस H2। अच्छा एक बात बताना, एक्सेप्ट 3 को छोड़ के कौन कौन सी, कोई बता सकता है? बताओ। N2 की रिएक्शन O2 से कराओगे, ये सारी की सारी कैसी होती है? एंडोथर्मिक। N2 ये एक्सेप्शन है यहाँ पे, हाफ O2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनेगा? N2O और F2, किसकी? F2 की रिएक्शन आप हाफ F2O2 से कराओ तो क्या मिलेगा? F2। ये क्या है? आपका एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे आता है ये सारी की सारी तीनों की तीनों रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक। कैसी होती है? एंडोथर्मिक। अच्छा एक बात बताना, यही एक इकलौता कंपाउंड है F2 वो जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बताओ? +1। और फ्लोरीन कितना है इसमें? -1। ध्यान रखना, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों? Plus. कुणाल, +1। याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है जेई में, इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जितनी भी रिएक्शन है कैसी? एंडोथर्मिक है, ठीक है, ये 3 को छोड़ के। अब देखो आपने जितनी भी जैसी मान लो एसिड बेस रिएक्शन देखी होंगी, वो भी कैसी होती हैं बताओ? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सारी कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है ना। हाइड्रेशन रिएक्शन वो भी कैसी होती है? एंडोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन वाली भी कैसी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अच्छा एक बात आओ, हम एसिड में वाटर मिलाते हैं या वाटर में एसिड मिलाते हैं? बताओ। Water में। वाटर में एसिड। वाटर में एसिड, है ना। और एसिड में वाटर इसलिए नहीं मिलाते हैं क्योंकि क्या होता है? हाईली Vigorous. एक्सोथर्मिक तो दोनों ही रिएक्शन, लेकिन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है, मतलब जो एसिड होता है वो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। अच्छा और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लो अब हम बात करें एंडोथर्मिक की, बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं? एनर्जी विल एब्जॉर्ब। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो उसे क्या बोलेंगे हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे डेल्टा H कैसा होगा बताओ? पॉजिटिव। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या होती है? लेस एनर्जी मोर स्टेबल। यहाँ पे क्या होगा बताओ? मोर एनर्जी, ये कैसा हो जाएगा बोलो? Less stable. अच्छा जितनी भी फ्यूजन रिएक्शन होती है वो सारी कैसी होती है बताओ? फ्यूजन समझते हो? ऑल फ्यूजन sir. रिएक्शन, है ना। ऑल फ्यूजन रिएक्शन कैसी होती हैं आपकी? वो सारी की Endothermic. सारी एंडोथर्मिक होती है, मतलब फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड। अच्छा जितनी भी सब्लिमेशन रिएक्शन होती हैं वो भी कैसी होती है बताओ? वो भी एंडोथर्मिक। अच्छा सब्लिमेशन प्रोसेस किसे बोलते हैं बताओ? एनीबॉडी? सॉलिड से डायरेक्ट Solid to gas. अच्छा डायरेक्ट, सही है डेफिनेशन। कुणाल, अस्मिता बोलो। तो सॉलिड से solid to इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन कोई टेम्परेचर तो फिक्स रहता होगा। आप बोलोगे, ऐसा बोलोगे ना, आप ऐसा नहीं बोल सकते किसी भी हर टेम्परेचर पे थोड़ी ना होगा। आप बोलो एट डेफिनेट टेम्परेचर, लिखोगे ना वहां पे, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म एट डेफिनेट टेम्परेचर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसी को तो बोलते हैं, बोलो। यस सर। याद रखना इस बात को, एट डेफिनेट टेम्परेचर लगाना बहुत जरूरी होती है, बच्चे लोग भूल जाते हैं यहाँ पे एट डेफिनेट टेम्परेचर क्या है कैसे। अच्छा जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो भी कैसी होती है बताओ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट कराएं तो क्या मिलेगा? CO प्लस CO2, ये भी कैसी है बताओ? है ना एंडोथर्मिक। कैसी है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या मिलेगा बताओ? एनर्जी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा बताओ? एंडोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता तब कैसा होता बताओ? बोलो।
तब एक्सोथर्मिक होता है। यस जब सर। ना क्लियर है ना। अच्छा अब देखो, अब हम बात करें, हमने एक्सोथर्मिक की बात की, एंडोथर्मिक की बात की, कुछ अपन और टर्म्स देखते हैं यहाँ पे सिंपल से। अब कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा सिस्टम, है ना। यूनिवर्स किससे मिलके बना होता है बताओ? यूनिवर्स किससे मिलके बना? सिस्टम सराउंडिंग। प्लस सराउंडिंग से मिलके क्या बना होता है? यूनिवर्स बना होता है। अब देखो, जैसे हम सिस्टम की बात करते हैं, है ना, तो सिस्टम जैसे मान लो आपके 3 टाइप के होते हैं, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ठीक है। अच्छा, आइसोलेटेड में क्या होता है? ना तो एनर्जी का चेंज होता है, एक्सचेंज होता है, ना ही मास का। बताओ, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या नहीं होता बताओ? ये आपने देखा होगा ना, सिस्टम और सराउंडिंग, इसका नहीं होगा बताओ चेंज। ना तो किसका चेंज नहीं होगा बोलो? ना तो एनर्जी का Energy and चेंज, mass. हाँ, और ना ही किसका चेंज होगा? मास का। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? क्लोज सिस्टम में एनर्जी का तो चेंज होगा सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, लेकिन मास का चेंज नहीं होगा। ठीक है। ओपन में क्या होगा बताओ? सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में चेंज हो रहा हो। जैसे चाय बनाते हो आप ओपन सिस्टम में, तो क्या हो रहा है देखो, बताओ कैसा है वो? ओपन सिस्टम है ना। जब आप चाय बनाते हो घर में तो क्या होता है? ओपन सिस्टम है ना। तो एनर्जी और मास का दोनों का क्या हो रहा है यहाँ पे? बताओ, एक्सचेंज। जैसे आप यहाँ का एग्जांपल ले सकते हो, हॉट टी को आप थर्मस में भरते हैं, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं बोलो? आइसोलेटेड सिस्टम। Isolated system. अब देखो, यदि हम प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखें यहाँ पे, इसके बेसिस पे प्रॉपर्टीज, तो आपको पता है 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती, कौन कौन सी? एक तो होती इंटेंसिव, बोलो, एंड एक्सटेंसिव। एक होता Extensive. है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव कैसे बोलते, जल्दी से बताओ? It depend on mass. Mass dependent. जो अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट, है ना, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, ऐसे याद रख सकते। इन मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब जो इंडिपेंडेंट होंगे इस पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना। जैसे उस बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर डेंसिटी, है ना, विस्कोसिटी, है ना, वेपर डेंसिटी, वेपर प्रेशर, है ना, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलर वॉल्यूम। और एक्सटेंसिव क्या होगी प्रॉपर्टी आपकी बताओ? Mass dependent. Mass dependent. ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेट फंक्शन की। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन कोई बता सकता है क्या होता है? पढ़ा होगा आपने, ये कुछ Which depend only on starting and final point. फाइनल बॉडी, मतलब जो ऐसी प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड ऑन इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ बाय विच फाइनल स्टेट इज अचीव। कैसे भी पहुंचे वो? जैसे आप मान लो आप नीट में सिलेक्ट हो रहे, आप सॉरी जेई में सिलेक्ट हो रहे हो, तो हमें नहीं पता आप कैसे सिलेक्ट हुए हैं, कौन सा रास्ता चॉइस कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। बट आप क्या है, इनिशियल जब आपने स्टार्टिंग की थी और जब आप फाइनल में जैसे आप जेई में सिलेक्ट हो जाते हो, उससे मतलब, ठीक है ना। आपके पाथ से हमें मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो आपका स्टेट फंक्शन आता है वो क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल। ये क्या नहीं करता? डिपेंड। किस पे डिपेंड नहीं करेगा बताओ? ये डिपेंड नहीं करेगा पाथ पे, है ना, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये फिर किस पे डिपेंड करेगा? ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस पढ़ी होगी, कौन कौन सी होती है जल्दी से बताओ? So isobaric, Adiabatic. अभी हाल बात करते हैं। isothermal, हाँ very good। adiabatic, isoporic. तो देखो यहाँ पे जैसे हम बोले आइसोथर्मल, समझ में ही आ रहा है? आइसोथर्मल मतलब क्या होगा बताओ? यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो Temperature जाएगा? constant. डेल्टा टी इक्वल टू 0 या डी टी, चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0। आइसो मतलब सेम। अच्छा, आइसोबारिक
आप ऐसे आ सकते हो। इसमें क्या होगा, Pressure constant. आप ऐसे रख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू 0 और यहाँ पे डी पी इक्वल टू, अच्छा एडियाबैटिक प्रोसेस में बताओ H is Delta equal Q to is constant. क्या होगा, डेल्टा क्यू हीट क्या होगी, तो देखो डेल्टा क्यू या डी क्यू। ऐसी आइसोकोरिक में बताओ, Volume constant. वेरी गुड, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा वी इक्वल टू 0 या डी वी इक्वल टू, अच्छा या फिर मुझे बताओ साइक्लिक प्रोसेस, delta U is equal to constant डेल्टा यू मतलब क्या होता है zero बताओ, क्या होता है डेल्टा internal यू, energy. इंटरनल एनर्जी, वेरी वेरी गुड। मैं यहाँ पे एक्चुअली डेल्टा यू आपने बोला मैंने लिख दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा ई, जो इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, डेल्टा ई, है ना, इक्वल टू 0 या डी इक्वल टू, ठीक है आप ये लिख रहे होंगे, आपने ये लिखा होगा डी यू इक्वल टू, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये चीजें आपको, ये कुछ प्रोसेस है थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, देखो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यहाँ तक गर्भित क्लियर है आपको, तो बता दो, ये छोटे छोटे टर्म्स थे इसलिए आसान थे। यस सर। आइसोथर्मल मतलब हीट, आइसोबारिक, बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, तो क्लियर हो रहा है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखो, अब हम बात करें जैसे इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी किसे बोलते हैं बताओ, कोई कोई बच्चा बताए। ये सबसे पहले बताओ कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, बोलो। Sir, extensive. Extensive. हाँ ये कैसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा अब बताओ ये कैसा है, स्टेट फंक्शन है, कैसा है ये, स्टेट फंक्शन, मतलब ये चेंज इन, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालें, फाइनल माइनस, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, डेफिनेशन यदि इसकी देखें तो आप क्या बोलेंगे बताओ, डेफिनेशन कोई बता सकता है, Sum of all energy. Energy of a system. यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ईच सब्सटेंस, स्पेलिंग देख लेना, सब्सटेंस मस्ट हैव अ डेफिनेट amount of energy, inside it which depend on, वो किस पे डिपेंड करेगी बताओ, किस किस पे डिपेंड करेगी, which depends on नंबर 1 किस पे, स्टेट पे, इट्स स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, Mass. केमिकल नेचर, वो तो इंटेंसिव, वो तो करेगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो वो तो करेगी, केमिकल नेचर, ठीक है। तीसरा किस पे करेगा, ऑन टेम्परेचर, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। यदि हम बात करें, ऐसे भी बोल सकते हैं आप इंटरनल एनर्जी, क्या बोल सकते हैं, अभी हाल आपने बोला था एक आंसर किसी ने, सम ऑफ, क्या बोला था, All इंटरनल energies. All energy. एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस, है ना, रोटेशनल एनर्जी, है ना, पढ़ा होगा, है ना, प्लस कौन सी, वाइब्रेशनल एनर्जी, सारी जितनी भी एनर्जीज का सम है वो उसे क्या बोलते हैं अपन, इंटरनल एनर्जी, है ना, मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी बोले या हम रोटेशनल एनर्जी बोले या हम पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, इन सभी का सम क्या होगा, इंटरनल एनर्जी होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, जैसे हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है। अच्छा क्या हम ग्रेविटेशनल फोर्स को या एनर्जी को क्या इंटरनल एनर्जी मानेंगे, याद रखना यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते इंटरनल एनर्जी, याद रख लोगे, ठीक है। एनर्जी ड्यू टू, Yes, sir. ग्रेविटेशनल पुल
इज नेवर इंक्लूडेड इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम बात करें इट कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी करें, ठीक है ना, कैलकुलेशन फॉर इंटरनल एनर्जी। बताओ, कोई बता सकता है कैसे कैलकुलेट करेंगे? बताओ कुणाल, बताओ। यस सर। यदि हम बात करें इंटरनल एनर्जी की, यदि हम मान लो हम बात करें नेचुरल फॉर्म की या नेचुरल स्टेट की, तो बताओ उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जैसे मान लो मैं पहली बात कर रहा हूँ इंटरनल, यहाँ पे ध्यान से देखना सुनना, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी एलिमेंट, ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स, ध्यान रखना, नेचुरल फॉर्म, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, आयोडीन हो गया, फॉर्म या स्टेट, तो उसकी बताओ कितनी होती है? स्टेकिंग टू बी, बोलो, जीरो। कितना लेते हैं? जीरो लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं सोडियम, हाइड्रोजन, I2, Br2, O2, है ना, इन सब का क्या होगा बताओ? इंटरनल एनर्जी, जल्दी बताओ। जीरो। 0. ठीक है। ये सॉलिड स्टेट में तब हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड, सॉलिड है ना, सॉलिड, इस पे तो गैस ले रहे हैं, ठीक है ना, I2 सॉलिड है ना। ब्रोमीन कैसा होता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। O2 क्या हो गया? गैस हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब हम जैसे बात करें यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, तो कैसे निकालते हैं? रिएक्टेंट से मान लो प्रोडक्ट बन रहा है, तो कैसे निकालते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी? बताओ। इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जैसे क्वेश्चन देखो, बताओ मुझे क्वेश्चन करके, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसके लिए इंटरनल एनर्जी लिखो, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। बताओ यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कैसे लिखोगे? बोलो। कैसे लिखोगे कुणाल? आपको कैसे लिखना है बताओ? यदि आप फॉर्मूला को याद करने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्या करना, प्रोडक्ट का मतलब इंटरनल एनर्जी किसका लिख लेंगे? CO2 का प्लस 2 इंटू इंटरनल एनर्जी ऑफ किसका? बोलो। H2O का H2. माइनस कितना हो जाएगा बताओ? इंटरनल एनर्जी ऑफ मीथेन। अब आपका वो सर O2 का क्यों नहीं लिया? O2 का कितना होता है? अभी हमने पहले ही बताया, 0. जीरो। जीरो। अब एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, करो। इंटरनल एनर्जी of CCl4, CH4 and HCl are 10 kilojoule, 20 kilojoule and 10 kilojoule per mole respectively. Then change in internal energy for the reaction बताओ। रिएक्शन भी लिख के दें कि लिख लोगे? चलिए बताओ, लेंगे। लिखो कैसे करोगे?
-50 जूल। माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। देखो क्या बनाया, देखो CCl4 प्लस सिर्फ -50। -50 आ रहा है। देख लेते हैं Yes, CH4, sir. अभी देख लेते हैं 2 मिनट। CH4 प्लस 4HCl, यही आएगा। आपको दिया गया है सब 10 किलो जूल किसकी दी गई है, CCl4 की, और 20 किलो जूल किसकी दी गई है, किसकी, अच्छा ऐसा क्या, मीथेन का, और किसकी दी गई है, HCl का 10। देख लो यहाँ पे कैसे निकलेगा बताओ। सर चेंज प्लस इन 20, इसके लिए क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 20 प्लस 4 इंटू 10 माइनस CCl4 कितना हो जाएगा बताओ। तो इसके लिए क्या होगा, 0, कितना हो जाएगा कुणाल, 60 - 10 बेटा, उतनी तो आ रही है, +50। मतलब मैंने रिएक्शन रिएक्शन उल्टी लिख ली थी। अच्छा तो यस सर। रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिएक्शन बताओ एंडोथर्मिक। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये रिएक्शन ऐसे नहीं लिख सकते CH4 + HCl? कैसे, मतलब सर CH4 को HCl से रिएक्ट करा रहे हैं, ये नहीं नहीं रिएक्टेंट हो। रिएक्शन ही नहीं होगी। ओके सर। यदि वो क्लोरीनेशन होता, Cl2 ले लेते तब हो जाता। ऑर्गेनिक में पढ़ी होगी ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। यस सर। अब देखो, अब हम बात करते हैं एंथैल्पी। किससे डिनोट करेंगे, एस से। अच्छा ये बताओ, एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, ये भी कैसा है, स्टेट फंक्शन। मतलब आप डेल्टा एस जब भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ, फाइनल माइनस, यदि हम बोले यहाँ पे सिंपल सा, यदि हम डेफिनेशन बनाएं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, H इक्वल टू, आपने देखा होगा H इक्वल टू होता है E प्लस PV एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे क्या होता है, एट कांस्टेंट, जैसे मतलब हम फिर बोल सकते हैं डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर, बोलो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, बनाओ, एंथैल्पी, बोलो, इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और किसका, बोलो, एंड PV एनर्जी ऑफ सिस्टम। ऐसे भी हम डेफिनेशन, तो देखो यदि हम एंथैल्पी देखते हैं तो देखो कैलकुलेशन देखते हैं एंथैल्पी के लिए, कैसे कैलकुलेशन करेंगे आप। अच्छा ये बताओ, अपन बोले हैं जैसे इंटरनल एनर्जी क्या होती थी बताओ, नेचुरल स्टेट के लिए क्या होती थी, 0। यहाँ 0. भी क्या होगी, एंथैल्पी, बोलो नेचुरल स्टेट के लिए, PV. है ना, PV प्रेशर तो कांस्टेंट ही है ना। तो यदि हम मान लो यार डेफिनेट प्रेशर ही कांस्टेंट सब ले लेते हैं हम, तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। यदि हम यहाँ पे दूसरा, यदि हम मान लो इंथैल्पी चेंज लेते हैं रिएक्शन का, तो कैसे निकालते थे बताओ, इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल। कोई भी रिएक्शन ले लो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है तो आप यही तो लिखेंगे, बोलो। Yes. अच्छा एक चीज और बताना, और एक रिलेशन बनाते हैं इनसे अपन, यहाँ से ध्यान से देखना आप, ये लिख लिया। अच्छा आपको पता है H इक्वल टू क्या है,
बोलो E प्लस पीवी। PV. तो यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी, तो कांस्टेंट है, डेल्टा वी हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. अच्छा, अब Yes, आपको sir. पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, बताओ। NRT. एनआरटी होता है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। तो अब आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स। Yes, sir. तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं पी डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एन आर टी। जल्दी बोलो, लिख Yes, sir. सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो देखो अब यहाँ पे यदि हम लिखें डेल्टा एच इक्वल टू, में एक इक्वेशन और मिल जाएगी, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। अब आपको पता है डेल्टा एन कैसे निकालते हैं, बोलो, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। थोड़ा याद आ रहा होगा, इक्विलिब्रियम में भी आपने एक पढ़ा होगा ऊपर एन, याद है कुछ, Yes, sir. है ना, माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। Reactant. अच्छा एक चीज बताना, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई, कब होगा ये, जब डेल्टा एन क्या होगा, देख सकते हो ऊपर ऐड हो जाएगा ना। देखो, जब डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर हो जाएगा ना। बोलो, होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ। Yes. हेलो। अच्छा, यदि मान लो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई हो जाए, तब ये कब होगी कंडीशन, जब डेल्टा एन क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए। तो देख लो आप, देखो खुद ही। अच्छा, यदि मान लो यदि हम डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई ले लें इंटरनल एनर्जी के बराबर, तब क्या होगा बताओ, डेल्टा एन ये कब होगा, ये जब डेल्टा एन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 0. Yes, sir. इस पे क्वेश्चन आया है, मैं इसलिए पूछ रहा था, तो एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, बताना मुझे, ऑप्शन बताना, मैं पूरे ऑप्शन सेट लिख रहा हूँ। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, डेल्टा ई मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, तुमने डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी मानी, मैंने डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी मानी है, इतनी अंतर है, ठीक है। डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई एंड, ऑप्शन बताना मुझे, ऑप्शन आर, ये ऑप्शन दिया गया आपको, N2 plus 3H2 gives 2NH3, PCl5 gives PCl3 plus Cl2, तीसरा N2 plus O2 gives 2NO, एंड चौथा नन। बताओ कैसे करोगे। Second. डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई के लिए क्या होना चाहिए बताओ, डेल्टा एन क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। Less than 0. Negative. तो लेस देन जीरो बोले तो कौन सा होगा बताओ, कैसे करते थे हम, एन कैसे First. निकालते हैं, हाँ फर्स्ट, वेरी गुड, So first option. फर्स्ट आएगा ना। देखो ना आप, नंबर ऑफ मोल्स देख लो, रिएक्टेंट माइनस, सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, देखो 2 माइनस कितना हो जाएगा, देखो 1, कितना हो जाएगा देखो। तो डेल्टा एन क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है ना। जब डेल्टा एन लेस देन जीरो आएगा तो ये वाली कंडीशन होगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे क्वेश्चन और लिखो यहाँ पे, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ सिंपल सा। देखो आपको क्वेश्चन इस तरीके से आया तो देखो क्या करोगे आप। बताओ यहाँ पे क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इक्वल टू 3 RT।
तो ऑप्शंस बताने हैं आपको। ऑप्शंस आर, ये ऑप्शन दे दिया आपको, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। दूसरा दे दिया 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2। और तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको 12CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H6 प्लस O2 15O2। बनाओ, बताओ भाई कितना, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दी। Sir, none of these. क्या बेटा? None of these. Sir, none of these. None of these. नन ऑफ दी जा रहा है इसका, रुक जाओ, तो एक ऑप्शन चेंज करते हैं, नन ऑफ दी नहीं लेते हैं, एक ऑप्शन और लेते हैं। देखो यहाँ पे 2C6H6 प्लस 15O2 गिव्स 12CO2 प्लस 6H2। Sir, कोई भी नहीं है इनमें से। So कोई भी नहीं है अभी भी। Sir, कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने कितना लिया था? 2C6H6 15O2। अच्छा, ऑक्सीजन का क्या होगा यहाँ पे? 0। वो तो डेल्टा H होगा। यदि आप इसका निकालेंगे तो डेल्टा N निकालो, डेल्टा N कितना आ रहा है इसको? -1। ये रिएक्शन बैलेंस है। Yes, sir. ये वाली? यस सर। यस सर। मतलब इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं बैठ रहे हैं ना। देखते हैं, मैं इसकी इक्वेशन देखता हूँ, एक बार चेक करता हूँ इसकी इक्वेशन, कुछ मैं यहाँ पे गड़बड़ लेकर हूँ कुछ। ठीक है, इस क्वेश्चन की मैं इक्वेशन चेक करता हूँ एक बार। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बता देता हूँ, यदि उसका मैं देख लूंगा उसको कुछ, मैं मुझे लग रहा है मैं इक्वेशन गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे। साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा I, बताओ कैसे साइन लेते हैं? डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है बताओ? HP माइनस HR। डेल्टा E भी क्या होता है? HP मतलब समझ रहे हो, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, बोलो, रिएक्टेंट। तो एक्सोथर्मिक के लिए क्या लेंगे बताओ? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो रहा है, मोर एनर्जी यहाँ पे है, लेस एनर्जी यहाँ पे, बताओ भाई क्या होगा? डेल्टा H कैसा आएगा? नेगेटिव। डेल्टा E भी कैसा होगा? नेगेटिव। Negative. अच्छा, एंडोथर्मिक के लिए बोलो?
लेस, और ये यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, Positive. डेल्टा ई भी क्या हो जाएगा। Positive. ये चीज क्लियर हो गई ना। अभी अपन नेक्स्ट टर्म पे फिर क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं, बहुत से क्वेश्चन है ना। डेल्टा एच, डेल्टा ई, गर्भित, यहाँ तक कोई डाउट तुम्हें? नो सर। अच्छा, पता चल गया ना डेल्टा एच क्या है, वो एंथैल्पी चेंज किसे बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी किसे बोलेंगे। अच्छा अच्छा, हीट किसे बोलेंगे, हीट क्या है बताओ। यहाँ पे जब हीट होता है, यदि किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं केमिस्ट्री में, तो क्या करते हैं बताओ, क्या लेते हैं, प्लस क्यू लेते हैं या माइनस। यदि मान लो हीट, यदि आपको लिख दिया जाए हीट इज गिवन टू सिस्टम, क्या मतलब है इसका, प्लस क्यू या माइनस क्यू, बोलो। प्लस। प्लस। और क्या फिजिक्स में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, है ना। यस सर। हीट इज टेकन फ्रॉम सिस्टम, क्या होगा बताओ। माइनस। Minus. तो हम ऐसा बोल सकते हैं एक सिंपल, तो याद रखना है यहाँ पे फिजिक्स में जस्ट उल्टा लेते हैं। वैसे केमिस्ट्री फिजिक्स में ज्यादा अंतर नहीं है, आपकी फिजिक्स में आपने पढ़ी थर्मोडायनेमिक्स का आपको एक आइडिया हो जाता है, और अच्छे से पढ़ रहे थे फिजिक्स में। वहाँ पे हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच इज, कैसी प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, बोलो, तो बता सकता है। विच इज स्पॉन्टेनियस, कैसी प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इट, और में एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, इट सेल्फ फ्लो फ्रॉम, कहां से बताओ, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी आप लिक्विड का फ्लो कैसा होता है बताओ, बताओ, हाई कंसंट्रेशन कैसे होता है, हाई टू लो। Low. लो। सेम। करंट का फ्लो, एक बात ध्यान रखना, करंट का फ्लो, हीट का फ्लो, और आपका लिक्विड का फ्लो सेम ही होता है, ठीक है ना, सेम ही होता है। कुछ टर्म और देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे फ्लो हुआ, हाई टू लो। अच्छा दूसरी बात करते हैं यहाँ पे वर्क डन की, इसकी बात करते हैं वर्क डन। तो देखो वर्क डन किसे बोलेंगे, माइनस पी डेल्टा बी। अच्छा एक बात बताना, यदि हम बोले वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्या होगा, प्लस डब्ल्यू या माइनस डब्ल्यू, बोलो, ऑन द सिस्टम क्या होता है बताओ। प्लस। पॉजिटिव। वेरी गुड। और वर्क डन बाय द सिस्टम, नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. कैसा होगा। अच्छा एक बात बताना, यदि मान लो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला में पढ़ा के मैं बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के लिए, बताओ कोई फॉर्मूला बता सकता है कोई बच्चा, क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का, बोलो, माइनस 2.303 nRT log ऑफ B2 अपॉन, डायरेक्ट याद रखना इस फॉर्मूले, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसके आप डेरिवेशन फिजिक्स में देखे होंगे, है ना। प्रेशर दे दिया जाए तब क्या होगा, W इक्वल टू माइनस 2.303, है ना। यहाँ पे क्या
इंटरनल एनर्जी जब जीरो दे दी जाएगी तभी आएगा फॉर्मूला। तो देख लें डेल्टा इक्वल टू जीरो 2.303 nRT log ऑफ P1 अपॉन दोनों बर्तन याद रखना यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या बताता है बताओ। नेगेटिव साइन यहाँ पे आता है वो बता रहा है नेगेटिव साइन इंडिकेट्स वर्क ऑफ एक्सपेंसिव। क्या हो रहा है वर्क ऑफ बोलो। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए देखते हैं कोई क्वेश्चन मिल जाए। क्वेश्चन को मैं चेक करता हूँ। अच्छा कोई बच्चा बता सकता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? तो आसान है कुणाल। डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क। डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस वर्क। क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा क्या क्यू माइनस डब्ल्यू नहीं हो सकता है? वो फिजिक्स में होगा। बिल्कुल सही। केमिस्ट्री में क्या होगा? क्यू प्लस डब्ल्यू। सर क्योंकि वर्क को हम एफ डी एक्स लिख सकते हैं और केमिस्ट्री में फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम अपोजिट ले लेते हैं। तो कॉस में पाई का डिफरेंस होता है। बिल्कुल सही ना। तो केमिस्ट्री के बेसिस पे लेते हैं क्यू प्लस डब्ल्यू और फिजिक्स के बेसिस पे लेते हैं क्या? क्यू माइनस। तो जो यदि अपन क्यू निकाले थे क्यू अभी हम बात करेंगे डेल्टा इक्वल टू पी प्लस पी डेल्टा भी होता है ना। बात करे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेफिनेशन क्या बोलोगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? कोई भी बच्चा बताए। एनर्जी नाइदर बी बोलो Created, not be destroyed. बट इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इजीली। या हम ऐसे बोल सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बात बोले पूरे एनर्जी ऑफ होल यूनिवर्स इज कंजर्व। बोलो बोलो बोल सकते हैं जो पूरे होल यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कैसी है? कंजर्व। तो तुम देख भी रहो इवन हम ही देख लो यदि हम जो मास लेते हैं वो किस में कन्वर्ट। अच्छा ये बताओ मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बोलो यस और नो? यस सर। क्या एनर्जी आल्सो कन्वर्टेड इनटू मास? यस सर इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। इंटरकन्वर्टेबल याद रखना सर। मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास है ना एंड आल्सो मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा और बताओ। अब मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे उसके क्वेश्चंस देखेंगे कुछ है ना। सेकंड देखो यहाँ पे मैं आपने एक चीज पढ़ी होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ी है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के निकालना सीखे हो? नहीं सीखे हो? नहीं सिखाएंगे जब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ाएंगे। या आपने देखा होगा जब आप अच्छी बुक लगाते होगे कोई भी तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन आता होगा स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड पूछा जाता है, कॉम्बस्शन पूछ लिया जाता है ना। आपको बना के दे दिए साइक्लिक कंपाउंड बहुत सारे और पूछ लेता है वहाँ पे फ्यूल वैल्यू पूछ लेता है। पूछता है नहीं पूछता है? बोलो बोलो कुणाल। यस सर। तो हम वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जिससे क्या होगा वहाँ पे अपने ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे मैं मान लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मुझे यहाँ पढ़ाना ही पड़ेगा ठीक है तो वो तुम्हारा जीओसी का पार्ट भी है और अच्छे से बता देंगे कि हम बोलेंगे यहाँ पे बताएंगे जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगी उतनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। एक्सप्लेन करेंगे अपन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को अच्छे से है ना। कंबस्शन कॉम्बिनेशन को भी करेंगे। आप कंबस्शन का भी क्वेश्चन आ जाता है तो मैं वो भी बता दूंगा यहाँ पे ना। एक काम करना आप लोग एक काम करना है। अच्छा तुम लोगों का टेस्ट ले लेगा दिन बोलो सरप्राइज टेस्ट यस या मेंटी जीओसी आता है आपको पूरा?
बोलो, जीओसी और आइसोमेरिज पूरा कॉन्फिडेंस है? यस सर। पक्का? तो देखो मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ, तुम लोग बताओ कुछ ना। अभी मैं हर चैप्टर का मतलब हर वीक में एक मेंटी का सोच रहा हूँ। यदि मैं आपको एक कराऊँ आइसोमेरिज प्लस जीओसी पूरा, आपने पढ़ा भी तो अच्छे से? हाँ नहीं पूरा भी। पूरा क्या हाँ नहीं हुआ? कौन सा नहीं हुआ? वो स्टीरियो रह गया। वीडियो। स्टीरियो तो मैं लेना पड़ेगा मुझे, एक बीच में ले लेंगे। तो जितना आएगा उतना तो कर लोगे। मान लो 4-5 क्वेश्चन हो गया स्टीरियो में, 45 क्वेश्चन एंड 45 मिनट वाला कॉन्सेप्ट बताओ। तो तुमने वो भी नहीं किया है, थ्योरेटिकल भी नहीं किया है? तो सर हो गया। ज्योमेट्रिकल कहाँ ऑप्टिकल। तक? ज्योमेट्रिकल ईजेड सिस्टम तो कर लिया था अच्छे से? यस सर ईजेड ऑप्टिकल। और अच्छा, चलो ठीक, मतलब ऑप्टिकल ही रह गया आपका पूरा, है ना? यस ऑप्टिकल सर। पे आते हैं तो मैं भी थोड़ा ये थर्मोडायनेमिक्स और खत्म हो जाए, इसके बाद एक काम करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स तो बस एक लेक्चर और लूंगा या दो, तो उसमें मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझा दूंगा, ठीक है? क्यों तुम लोगों को भी मजा आता है क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट तो तुम लोगों को क्लियर है मुझे ऐसा लगता है। गर्भित को भी कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा वहाँ पे, और न्यूमेरिकल भी सॉल्व है। क्यों सही रहेगा ऐसा? बोलो, बताओ कुणाल। यस सर। अबूजर, यस सर। अस्मिता, Yes, sir. दिव्यांशी यस सर। और गर्भित, तुमसे बताओ, तुम बताओ सही रहेगा ऐसा? यस सर। क्वेश्चन के थ्रू करवा दे पूरी थर्मोडायनेमिक्स। ओके सर। चलो कुछ कॉन्सेप्ट भी बताते जाएंगे, देख लेंगे क्या सिचुएशन है। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, किसी को कुछ पूछना है क्या तो पूछ लो, पूछना है? किसी को कोई डाउट? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसा होता है स्ट्रक्चर में? प्रोपाइल अल्कोहल अभी बता, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल बता देते हैं। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, CH3 CH CH3 OH, ये बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। ओके सर। ये होता है दो ही होते हैं स्ट्रक्चर, एक होता है नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल, याद रखो प्रोपाइल, इसको बोलते हैं नॉर्मल इस तरीके से कार्बनिक, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। पहली बात तो उसको आइसोप्रोपाइल बोलना भी नहीं चाहिए, इसको क्या बोलना चाहिए आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग? बताओ, ट्रू प्रोपेनॉल। और बताओ। तो मैंने सैनिटाइजर पे देखा था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखा था, तो मैंने सोचा कि इसमें तो 3 ही कार्बन होते हैं, तो आइसो तो बन ही नहीं सकता। नहीं नहीं, इसको इसको बोलते कंफ्यूजन हो हैं, गया था। समझ रहा हूँ। अच्छा, सैनिटाइजर में देखे थे तुम? सैनिटाइजर में क्या केमिस्ट्री होती है, उसमें देखा होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, यही सब यस सर, यस सब सर। पूरा केमिस्ट्री होता है ना। कुछ पूछना है और कुछ? उसमें तो वो भी मिलाया हुआ उन्होंने, शायद कीटोन भी मिलाया हुआ है, यस सर। ठीक है? चलो फिर ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।